हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक। इंदु बायोटेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की। हमने ऑलमोस्ट 2 क्लास ले चुकी हूँ फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ, सो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। और आज हम लेंगे 10 मोस्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का हमने 20 क्वेश्चन टारगेट किए थे, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट ले लिए हैं 10 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो स्किप नहीं मत कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। हम कवर करने वाले हैं आज क्वेश्चंस होगा, व्हेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। एंड और आगे हम देखेंगे what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus, which organelle is known as the powerhouse of the cell, how does an amoeba obtain its food, what is osmosis, which type of cell division is required for growth and repair of the body, which type of cells involved in the formation of a gamete। इन सब ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। सो हमने पढ़ा है कि राइबोसोम आर द साइट इन अ सेल इन व्हिच प्रोटीन सिंथेसाइज जो में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये हमने पढ़ा है। एंड राइबोसोम जो होता है ये बना होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द सेल्स। ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं राइबोसोम को। समटाइम राइबोसोम जो होता है वो क्लस्टर के फॉर्म में विजिबल होता है। उस केस में हम इस राइबोसोम को क्लस्टर फॉर्म ऑफ राइबोसोम कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम्स। एंड द नंबर ऑफ राइबोसोम्स in a cell depend on how active a particle cell is in synthesized protein। So number of ribosomes depend करता है कि किस सेल्स में कितना राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि जो सेल्स है वो कितना एक्टिव है। जो सेल्स जितने एक्टिव होंगे उस सेल्स में उतने ही ज़्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे हम मान लेते हैं रैपिडली ग्रोइंग सेल यूजुअली हैव ए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम। जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसमें एक्चुअली प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए राइबोसोम नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं इन द ग्रोइंग सेल्स। जो सेल्स ग्रोइंग फेज में होते हैं उनमें राइबोसोम बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट थ्योरी हम करवा चुके हैं, तो आप थ्योरी भी देख लें प्रीवियस लेक्चर में जाके ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एंड मोस्ट डिफरेंस है कि प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय एन इनफ्लेक्सिबल सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं, एंड जबकि एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एनिमल सेल का ये जो सराउंडेड होते हैं एनिमल सेल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं।
और प्लांट सेल्स जो है यूजुअली रेगुलर इन शेप होता है। प्लांट सेल्स का जो शेप होता है यूजुअली ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, लेकिन एनिमल सेल्स का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। जैसे हम नर्व सेल्स को देखिए तो ये लॉन्ग इलोंगेटेड होता है, कॉलमनर सेल्स देखिए, इपिथेलियल सेल्स की, ये सारे सेल्स डिफरेंट शेप में होते हैं। सो एनिमल सेल्स जो होता है यूजुअली इरेगुलर शेप में होते हैं, और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। और वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बिगर साइज के होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, बट साइज में ये स्मॉलर होते हैं कंपैरिजन टू द प्लांट सेल्स। एंड सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल आर आल्सो एब्सेंट इन द प्लांट सेल, बट इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियस, राइट। सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल के क्या फंक्शन है ये हमने बताया है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में। सो प्लीज़ आप उन लेक्चर को देखें। अगर वीडियो लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो सेल पे क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा सेल में। तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर एक्सचेंज इनसाइड एंड आउटसाइड the cells, right? So if the plasma membrane will rupture, then the cell will not be able to exchange the material. Obviously, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो सेल मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। एंड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस, हम पढ़ाई है कि मटेरियल सेल्स में जो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, तो ये दोनों प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। एंड द सेल का कंपोनेंट होता है वो भी एक्सपोज हो जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एंड फाइनली सेल विल die. So if the plasma membrane will rupture, then the cell will not be able to exchange the material from its surrounding by the diffusion or osmosis process. अगर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो ये अपने इन चारों तरफ से इन्वायरमेंट से वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जो कि इन्वॉल्व होता है मटेरियल एक्सचेंज में, वो नहीं हो पाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो जो सेल्स का मटेरियल कंपोनेंट, सेल में जो इंटरनल जो कंपोनेंट है वो आउटसाइड एक्सपोज हो जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगा, राइट। आई होप कि आप क्वेश्चन समझते जाते होंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus। अगर सेल्स में गोल्जी apparatus नहीं हो तो क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। हमने एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी लिए हैं, और एनसीईआरटी को सारे क्वेश्चन तो हैं ही, और इसके अलावा हमने आउटसाइड से भी हमने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ऐड किया है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus। अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो सेल में क्या होगा, क्या होगा सेल पे इफेक्ट, सोचिए जरा, हमने पहले पढ़ाया है, तो हमने पढ़ा है। अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन क्या होता है कि गोल्जी apparatus is a modification, packing and transfer of protein synthesized in a cell. Golgi apparatus involves in modification of packing and transfer of protein synthesized in a cell. सेल में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसका पैकिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और ये टारगेट जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये गोल्जी apparatus उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो एंड गोल्जी apparatus जो है लाइसोसोम को भी
प्रोड्यूस करते हैं। और लाइसोसोम हम जानते हैं कि लाइसोसोम जो है वो बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्लीन अप कर देते हैं। सो अगर देर इज़ नो गॉल्जी एपरेटस इन द सेल, अगर सो इसलिए अगर ये सेल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो नन ऑफ द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन विल रीच टू द डेस्टिनेशन इन द बॉडी, रिजल्टिंग इन डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली ऑर्गन। तो ये तो अगर ये डिसफंक्शन हो जाए, अगर गॉल्जी अपरेटस नहीं हो या डिसफंक्शन हो जाए तो इसमें जो फंक्शनल प्रोटीन जो पैकिंग होता है वो डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो जिस ऑर्गेनेल्स को ज़रूरत है प्रोटीन्स की वहाँ पे प्रॉपर तरह से फंक्शनल प्रोटीन नहीं पहुँच पाएंगे और वो ऑर्गेनेल्स जो है डेड हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे। उसी तरह से अगर लाइसोसोम बॉडी में नहीं बनेगा तो बॉडी में क्या होंगे कि डेड ऑर्गेनेल्स या डेड सब्सटेंसेस सेल्स में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली सेल का डेथ हो जाएगा। राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो अमीबा जो है ऑब्टेन इट्स फूड बाय अ प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। ये इंडोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड को इनटेक करता है, क्योंकि इट हैज़ द फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। इसका जो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है एंड इनगल्फ द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया and then form a vacuole around it. After the complete trapping of the particle, the amoeba secrete digestive enzyme that digest the food. ये क्या कहता है कि अमीबा जो होता है फूड को इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये इंटेक करता है। और अमीबा का जो होता है अमीबा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये देखिए, दीज आर द अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, ये इसका ये दीज आर द सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, ये इतना फ्लेक्सिबल में तो कि अगर ये फूड यहाँ पे आता है तो ये एक तरह से वैक्यूल ऐसे इनगल्फ करने के लिए इस तरह से अपना ये जो ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये दीज आर द सूडोपोडिया। तो जैसे ही ये फूड आता है, हमने देखा है कि ये जैसे ही ये फूड आता है तो ये क्या करता है कि ये सीडोपोडिया बना लेता है और ये फूड को इनगल्फ कर लेता है। ये देखिए इस पिक्चर में जैसे ही फूड आया ये सीडोपोडिया बनाया और ये फूड को इनगल्फ करने के लिए आ गया और ये फूड इनगल्फ कर लिया। जैसे फूड इनगल्फ करता है तो ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे फूड जाता है और ये एक चारों तरफ से मेम्ब्रेन बना लेता है, वैक्यूल बना लेता है। दिस ये पिंक कलर इज द वैक्यूल दैट सराउंड द फूड पार्टिकल्स। राइट, ये वैक्यूल है और ये फूड पार्टिकल्स को सराउंड कर लिया। इसी वैक्यूल्स में फूड का अब ये डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के फूड के साइज़ भी छोटे हो गए। अब जैसे डाइजेशन हो जाता है फूड का तब ये जो भी अनडाइजेस्टेड जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो नहीं डाइजेस्ट होते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। सो जैसे फूड को इनटेक कर लेता है, जब सीडोपोडिया जब अमीबा फूड को इनटेक कर लेता है तो इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस दैट मीन्स अमीबा इनटेक द फूड, इनगल्फ द फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनटेक द सॉलिड पार्टिकल्स, इनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। ये एक सॉलिड फूड है जिसको इनगल्फ कर लेते हैं, वैक्यूल बना लेते हैं, डाइजेशन कर एंजाइम सेक्रेट कर देते हैं, डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करके जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसे ये रिलीज कर देते हैं। जो अनडाइजेस्ट फूड है ये रिलीज कर देते हैं। राइट। सो अमीबा इस तरह से इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ये फूड इनटेक करते हैं, फूड अपना लेते हैं, पचाते हैं, पचाते हैं एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो रिलीज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गेनेली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई?
अब कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स? ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो आप सारे क्वेश्चन को केयरफुली देखें एंड समझने के प्रयास करें। सो द व्हिच ऑर्गेनेली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई? ऑर्गेनिक कौन से ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स में जिसे पावर हाउस कहते हैं, और पावर हाउस कहते भी हैं तो क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज रिमेन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया एक टिनी वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनेलीज है जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया generate energy in the form of ATP molecules by the oxidation of food constituent। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में ये फूड को ये ऑक्सीडेशन करता है, जिससे फूड कंस्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फूड में तो ग्लूकोज एंड स्टार्च ये सब कुछ होते हैं, इन सबको ये ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। दैट एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द सेल प्रोसेस। सो मेन बहुत सारे एनर्जी जितने भी एनर्जी होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। सो दैट्स व्हाई the mitochondria known as the powerhouse of the cells, right? And the process known as the cellular respirations, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन भी सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इस तरह के प्रोसेस, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच बायोलॉजिकल फ्यूल मीन्स ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड ये प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ड्राइव द बल्क प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइट। सो इस प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल फ्यूल्स मीन्स ग्लूकोज इज बायोलॉजिकल फ्यूल्स oxidize in the presence of inorganic electron acceptor such as oxygen to produce large amount of energy। ये large amount of energy produce करता है, right। next question is what is osmosis? osmosis क्या होता है? इसको भी हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है प्रीवियस चैप्टर को भी जरूर देखें, प्रीवियस लेक्चर को भी जरूर देखें। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें ये कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, solution of the lower concentration to a solution of the higher concentration through a semi permeable membrane। ऑस्मोसिस जो होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है एंड इसमें कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। और हमने पहले पढ़ा है ऑस्मोसिस जो होता है ये दो तरह के होते हैं, इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल कीप्ट इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस जब वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड चला जाता है और सेल टॉनिसिटी हो जाता है, मतलब फूल जाता है, तो इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर की ओर आता है तब हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। और ऑस्मोसिस को
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चन थ्योरी एंड क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। हम फिर से देख लेते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो हमने पढ़ा है कि सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। तो माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जब बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर की जरूरत होती है तो माइटोसिस होता है, और मियोसिस होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको टाइम से अपडेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।